हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम आप लोग को पता है कि 14 अप्रैल से शुरू है आपका। अब मुश्किल से अब आप लोग को 18 से 20 दिन का समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। लास्ट टाइम में आप लोग तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे, सारा कुछ पढ़ लिए होंगे, आप पूरा सिलेबस कवर हो गया होगा। लेकिन ये 15 से 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो उसके 15 दिन पहले, 20 दिन पहले काफी क्रूशियल हो जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। लास्ट टाइम में आपको एकदम सटीक पढ़ना होता है, जो एग्जाम का कोर्स सिलेबस होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टॉपिक आपको लास्ट समय में बताए। जो प्रीवियस वीडियो में हम डाले थे वीडियो कि क्या बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो जो टॉपिक डाले तो उसमें से बहुत लोग कमेंट किए कि सर आप करवा दीजिए उस टॉपिक को। तो हम सोचे कि चलिए करवा देते हैं। उसी कड़ी में से आज हम आपको पंचायती राज करवाएंगे। यहां से बीपीएससी अपने हर एक एग्जाम में 2 या 3 सवाल पूछता ही पूछता है। एकदम फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का पंचायती राज आपका। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं और जब जब हमको बीच बीच में समय मिलेगा हम आपको यूट्यूब पर वो कोशिश करेंगे कि जो हम 15 टॉपिक आपको बताए हैं, 15 टॉपिक हम क्या आपको बताए हैं। देखिए, हमें वीडियो आप देख लिए होंगे, जो नहीं देखे होंगे जाकर के देख लीजिए ये वाला वीडियो। और इसमें हम 15 यही टॉपिक आपका बताए कि ये 15 टॉपिक से बीपीएससी एक फेवरेट एरिया है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और जो 100 आपका एईडीओ एग्जाम में जो जीके आने वाला है, 100 जो जीके जीएस आने वाला है, आपको बता रहे हैं कि यहां से आपका 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा। 20 क्वेश्चन के आसपास मात्र 15 टॉपिक से, जो छोटा छोटा टॉपिक है इसमें सारा कुछ है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है। जैसे ये देखिएगा, पॉलिटी का है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद संशोधन, पंचायती राज पॉलिटी का है, पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का है, बजट आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सर्वे इकोनॉमिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये भी इकोनॉमिक्स हो गया, जनगणना आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, वन रिपोर्ट ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया एक तरीके से, प्रमुख नदियां बिहार की भौतिक स्वरूप। ये सारा हम मिला करके यहाँ 15 टॉपिक लाए हैं जो बीपीएससी बराबर किसी ना किसी एग्जाम में अपना पूछते रहता है। और उम्मीद है कि एईडीओ में भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हर एक आयोग का एक फेवरेट एरिया होता है और वहां से वो क्वेश्चन निकालता ही निकालता है। आज हम लोग पंचायती राज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज जो हम वीडियो ला रहे हैं पंचायती राज को लाएंगे। और लास्ट टाइम में पढ़ने का एक तरीका होता है, लास्ट टाइम में आप वहीं पर पढ़िएगा जो एकदम सटीक पढ़ाई हो, बेफालतू का जगह समय आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो आप मतलब एक तरीके से आपका रिवीजन होते जाएगा, जो लोग पढ़ लिए हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हम देके चलेंगे, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रहेगा कि रिवीजन एक क्लासिक तरीके से है आपका। यहाँ आपको कम समय में हम आपको हर कुछ बताने का कोशिश कर देंगे। हमारा जो वे होगा, पहले हम आपको पूरा थ्योरी दे देंगे, उसके बाद हम आपको वन लाइनर पीडीएफ भी करके लाए हैं। देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं। पहले ये आपका जो भी 45 मिनट 1 घंटा का जो वीडियो होगा, पहले ये आपको सारा थ्योरी आपको बता दिया जाएगा। थ्योरी बताने के बाद आपको हम एमसीक्यू नहीं लेकर के आए हैं, एमसीक्यू में समय का बर्बादी होगा। हम क्या किए हैं, हम आपका वन लाइनर लेकर के आए हैं, जहां से कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू लाएंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। एमसीक्यू का तो हम 2 अप्रैल से लाने ही वाले हैं, जो 3500 प्लस एमसीक्यू है। तो पहले आप यहां से आपका पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम आपका करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं पंचायती राज, शुरू करते हैं। देखिए, पंचायती राज ये व्यवस्था क्या था, थोड़ा सा बस समझ लीजिए, 5-10 मिनट चीजों को समझ लीजिए। मानते हैं कि सब लोग पढ़ लिए होंगे, चीजों को पढ़ लिए होंगे, रिवीजन करने यहाँ पर आए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े होंगे तो बहुत पहले पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा लिंक कर लीजिए आप पंचायती राज को। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ये पंचायती राज, ये जो व्यवस्था है, यह एक प्रकार का व्यवस्था है। और यह व्यवस्था क्या व्यवस्था है, इस चीज को समझिए। आपको पता है कि भारत जो है वो काफी विशाल देश है, और ग्रामीण मतलब बहुत सारे गांव यहाँ हैं, बहुत सारे गांव है। मतलब कि भारत मतलब कह सकते हैं ग्रामीण ग्रामीण एक ही देश है, कह सकते हैं कृषि का देश कह सकते हैं, गांवों का समूह का देश कह सकते हैं। तो भारत क्या है, ग्रामीण। भारत में गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास करता है, गांवों में निवास करता है। भारत की ज्यादातर जनसंख्या कहाँ निवास करता है, गांवों में निवास करता है। और जहां ज्यादातर जनसंख्या निवास कर रहा है, तो उसको जब तक आप विकास नहीं करिएगा, गांवों का विकास नहीं करिएगा, तब तक आपका भारत का विकास संभव नहीं है। तो इस गांवों को विकास करने के लिए ही, इस ग्रामीण स्तर पर
ग्रामीण स्तर पर विकास लाने के लिए, ग्रामीण स्तर पर क्या करने के लिए, विकास पहुंचाने के लिए, विकास पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर लोकतंत्र को गांव स्तर पर पहुंचाना है तो लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण स्तर पर विकास को पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था लाई गई जिसको पंचायती राज बोला गया। आप एक चीज खुद समझिए, आपके गांव में अगर नाली गली ये सब की अगर व्यवस्था करना है तो आप दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाइएगा, पटना में बैठे मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जाइएगा। अगर आपके नली का समस्या है, आपके गली का समस्या है आपके गांव में, तो आप किसके पास जाइएगा? आप सोचिएगा ना कि हमारा समस्या यहाँ का है, गांव का समस्या है, तो गांव में ही समाधान हो जाए। तो इसी के लिए व्यवस्था किया गया कि समस्या अगर गांव का है तो इसको समस्या का समाधान करने वाला भी वो आसपास के ही हो, उन्हीं के हाथ में सत्ता दिया जाए। आप देखते होंगे कि वहां मुखिया आपके होंगे जो इस तरह का चीज करते होंगे। फिर न्याय पंचायत का देखते होंगे कि सरपंच वगैरह होते होंगे, किसी तरह का छोटा मोटा मुकदमा होता होगा तो वो सॉल्व कर देते होंगे। तो ये बात वही हुआ कि स्थानीय स्तर पर एक गवर्नेंस का तरीका है, मतलब स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस का तरीका, इसी को स्थानीय स्वशासन कहा गया। क्या कहा गया? इसको स्थानीय स्वशासन कहा गया, स्थानीय स्वशासन कहा गया। और ये स्थानीय स्वशासन आपको हो गया, अगर शहरों में हो रहा है तो उसको नगर पालिका कह दिए, और गांवों में हो रहा है तो इसको क्या कह दिए? पंचायती राज कह दिए। क्या कह दिए इसको? पंचायती राज कह दिए। इस पंचायती राज का प्रारंभ है, इस पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था, जहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इस पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले इस पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और कहां से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। ये बोला जाता है पहला राज कौन? राजस्थान है, नागौर है, जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। दूसरा राज अगर पूछ देगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज कौन था, तो दूसरा राज आपका था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, जो 11 अक्टूबर 1959 को यहां लागू होता है। 11 अक्टूबर 1959 को लागू होता है। 2 अक्टूबर 1959 को कहां? राजस्थान के नागौर जिला में। और 11 अक्टूबर 1959 को कहां लागू हुआ? तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में ये लागू होता है आपका पंचायती राज व्यवस्था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय पीएम जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछ देगा इस पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य हम आपको बताए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या था? जन भागीदारी को सुनिश्चित करना उद्देश्य था, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्तर पर विकास, ग्रामीण स्तर पर विकास, क्योंकि बिना गांवों के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ग्रामीण स्तर पर विकास, ग्रामीण स्तर पर विकास, ये आपका व्यवस्था किया गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि इस पंचायती राज के समर्थक कौन थे, पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक कौन रहे? महात्मा गांधी। पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक कौन रहे? महात्मा गांधी बहुत बड़े समर्थक रहे। तभी तो आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी का ही आर्टिकल 40 में जो डाला हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, वो किनका है? महात्मा गांधी का ही देन है, ग्राम पंचायतों का गठन। हालांकि पंचायती राज के जितने बड़े समर्थक गांधी जी थे उतने बड़े विरोधी थे कौन? आपके भीमराव अंबेडकर। तो ये भी पूछता है कि विरोधी कौन थे इसके, पंचायती राज के विरोधी पूछेगा कौन थे, तो विरोधी थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
अभी तक क्या था, ये सिर्फ व्यवस्था था, इसको कानूनी मान्यता नहीं मिला था पंचायती राज को। पंचायती राज को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिला था। कानूनी मान्यता जाकर के मिलता है कब, तो ये आपको मिलता है, कानूनी मान्यता जाकर के कब मिलता है पंचायती राज को, कानूनी मान्यता कब मिलता है, तो ये मिलता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, मतलब इसको कानूनी मान्यता मिल जाता है। जो गैर संवैधानिक था वो अब संवैधानिक बन जाता है पंचायती राज। और पहला राज्य जो लागू करने वाला था, इसमें पहला राज्य जो लागू करने वाला था वो कौन था, पंचायती राज को संविधान के तौर पर पहला राज्य लागू करने वाला कौन था, तो पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश था। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, किस मध्य प्रदेश था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, राजस्थान था, लेकिन संवैधानिक तौर पर पंचायती राज कौन सबसे पहले लागू किया, तो वो आपका मध्य प्रदेश। संवैधानिक तौर पर कौन लागू किया, तो वो आपका मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल को ये किया गया, लागू किया गया, यही 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है आपका। अब इस चीज को समझिए, थोड़ा सा समझिएगा कि 1959 में ही आपका एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू कर दिया गया, और उसके बाद जा करके इसको कानूनी मान्यता मिला 1993 में। कानूनी मान्यता कब मिला, 1993 में मिला। इस बीच में अनेकों सुधार हुए, इस बीच में अनेकों सुधार हुए, अनेकों समितियां बनाई गई सुधार करने के लिए, तभी तो उसके तदुपरांत 1993 में कानूनी मान्यता मिला। तो सबसे पहला 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आता है, बलवंत राय मेहता कमेटी आता है, जो किससे संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो यही स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। ये पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब कि गांव लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होना चाहिए, और जिला लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए, ऐसा मानना था बलवंत राय मेहता कमेटी। 1977 में आता है अशोक मेहता समिति। 1977 में कौन, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करती है, द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करती है। ये गांव लेवल पर नहीं करती है, ब्लॉक लेवल पर और आपका जिला लेवल पर अशोक मेहता समिति बात करती है, जो 1977, डेट याद रखना है कब कौन आ रहा है, 1977। इसके बाद 1985 में आता है LM सिंघवी समिति। 1985 में क्या आता है, तो 1985 में आता है, सॉरी, GV के राव समिति। 1985 में GV के राव समिति, GV के राव समिति, GV के राव समिति, ठीक है। और 1986 में कौन, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी। पूछता है कि ये सब समितियां क्या से संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। तो जो पंचायती राज से संबंधित समितियां है वो हम लिखवा रहे हैं आपको। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय की बात करता है, 1977 में अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय की बात करता है। ये सब इस बीच में जो सुधार पंचायती राज में जो समितियां बनाया जा रहा था कि हाँ पंचायती राज में ये सुधार होना चाहिए, पंचायती राज में ये सुधार होना चाहिए। जो आज क्या व्यवस्था देख रहे हैं, आज क्या व्यवस्था देख रहे हैं, महिलाओं का आरक्षण देख रहे हैं, 5 वर्षों के लिए कराया जाता है, राज्य वित्त आयोग की दे दिया गया, यही सब इस समय बात बोला गया, सारे समितियां में सेम टू सेम बात बोला गया आपको। 1988 में थुंगन समिति, 1988 में कौन समिति, तो थुंगन समिति आया, थुंगन समिति आया। तो ये समितियां सबके सब किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अभी आपको हम बताएं कि 1993 में इसको कानूनी मान्यता मिल गया। 73वां संविधान 1992 के तहत
1993 में पंचायती राज को कानूनी मान्यता मिल गया, संवैधानिक तौर पर इसको मान्यता मिल गया। लेकिन इसको मान्यता 1989 में ही मिल जाता, 1989 में ही मिल जाता। 1989 में क्या हुआ था, 64वां संविधान विधेयक आया था, 64वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था पंचायती राज को कानूनी मान्यता देने के लिए। ये विधेयक जो था 64वां संविधान बिल, ये जो था लोकसभा में पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, नहीं तो 1989 में ही इसको कानूनी मान्यता मिल जाता है। तो 64वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1989 कि ये लोकसभा में पास होता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता है। वही उसके बाद 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1992 सब जगह से पास हो जाता है और एक कानून बन जाता है, पंचायती राज आपका क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे कहानी हम लोग ये देखिए, समझ गए होंगे। और एक चीज समझ लीजिए, पंचायती राज के बारे में दो फैक्ट और जान लीजिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन की जो जनक है, जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। हालांकि स्थानीय स्वशासन भारत में पहली बार चोल साम्राज्य में देखा गया था। कहां देखा गया था, चोल साम्राज्य में देखा गया था आपका, ठीक है। अब 73वां संविधान संशोधन 1993, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में आपको वही सिर्फ पढ़िए। ये टॉपिक आपका 5-6 घंटा का टॉपिक है, 7 घंटा का टॉपिक है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन आपका क्लासिक तरीके का है। 73वां संविधान संशोधन 1993 कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ आपका। प्रथम राज लागू करने वाला कौन है, एमपी है आपका। इसमें टोटल 16 अनुच्छेद है। इसमें कितना अनुच्छेद है आपका, पंचायती राज व्यवस्था में आपका 16 अनुच्छेद है, 243 से लेकर के 243 ओ तक। संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, भाग 9 में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया है, 11 अनुसूची में रखा गया है। कितने विषय हैं, 29 विषय है। सारा फैक्ट एक जगह आ गया। क्या क्या समझे, प्रथम राज लागू करने वाला एमपी, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, लेकिन संवैधानिक तौर पर लागू करने वाला एमपी है। तो ये सारा कुछ भाग 9 में रखा गया है। टोटल 16 अनुच्छेद है, तो 243 से लेकर 243 ओ में 29 विषय है, 11वीं अनुसूची में डाला गया है। आर्टिकल 243 सबसे पहले देख लीजिए। आर्टिकल 243 क्या है, गांव के ग्राम सभा सबसे नीचे की इकाई है। ग्राम सभा जो है सबसे नीचे की इकाई होती है। तो आपसे पूछेगा कि ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे की इकाई है आपका। ग्राम सभा में गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या ग्राम सभा की संख्या है। जितना गांव में वोटर लिस्ट आता है ना, गांव में मुखिया का चुनाव होता है, तो उस मतदाता सूची में जितने भी लोगों की संख्या है, आपके पापा का, मम्मी का, आपके भैया का, भौजी का, जितने लोगों का है, ठीक है ना। अगर आप भी 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आपका भी मतदाता सूची में नाम रहेगा। तो जितने भी लोगों का मतदाता सूची में नाम होता है, जो वोट दे सकते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, जो वोट दे सकते हैं, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। ये 243 ए में बोला गया है कि सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, और ग्राम सभा का सदस्य वो सभी होता है जो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। अब 243 का ए देखिए, 243 के ए में बोला गया है ग्राम सभा की शक्तियां राज्य विधानमंडल तय कर देता है। कौन देता है, राज्य विधानमंडल ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करता है आपका। पंचायती राज जो है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है। पंचायत क्या चीज का विषय है आपका, राज्य सूची का विषय है। अब 243 का बी देख लीजिए। 243 का बी अभी आपको क्या बताया, पंचायत की व्यवस्था कहां से कहां तक है, 243 से लेकर के 243 के ओ तक, 243 से लेकर के 243 के ओ तक है आपका। पूरा देख लीजिएगा, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। बी क्या है, पंचायतों की संरचना की बात करता है। पंचायत का स्ट्रक्चर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है जो त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा, वो क्या है, तो यही है आपका ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर हो गया, जहां गांवों क्या हो, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत,
ए आपका हो गया ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्या हो गया पंचायत समिति, और जिला स्तर पर हो गया क्या जिला परिषद। तो यही त्रिस्तरीय व्यवस्था आपका है। नेक्स्ट देख लीजिए 243 के सी, 243 के ए में क्या देखे कि पंचायतों की सबसे छोटी इकाई क्या है ग्राम सभा है। क्या है पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। और ग्राम सभा को शक्ति कौन देता है राज्य विधानमंडल देता है। 243 के एक तरीके से देखे। बी में क्या देखे उसकी संरचना को देखें, बी में क्या देखे उसकी संरचना को देखें। सी देखिए, सी देखिए, सी में क्या है कि देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होगा और जो सदस्य होगा दोनों के दोनों का चुनाव कौन प्रत्यक्ष तरीके से होगा। जैसे ग्राम पंचायत में अध्यक्ष कौन एक तरीके से मुखिया, तो मुखिया का चुनाव क्या होता है आप डायरेक्ट जाकर के मुखिया का चुनाव करते हैं। और ये सदस्य, सदस्य वार्ड मेंबर जानते हैं आप लोग, वार्ड मेंबर आपके गांव में आपके वार्ड में एक वार्ड मेंबर होंगे, तो वार्ड मेंबर का चुनाव, वार्ड मेंबर का वोट जाके कौन देते हैं आप डायरेक्ट जाकर के देते हैं ना वोट। तो जो डायरेक्ट जाकर के आप वोट दे रहे हैं उसको चुनने के लिए वो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। मुखिया का चुनाव, मुखिया होता है गांव स्तर पर अध्यक्ष, तो उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अब ये आ गया ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति दूसरा स्तर हो गया। अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। नाम सुने होंगे प्रमुख का, प्रमुख का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है। बिहार में नाम प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव आप लोग नहीं करते हैं, जो पंचायत समिति का आप चुनाव करते हैं वो पंचायत समिति जाकर के चुनाव किसका करता है प्रमुख का चुनाव करता है, इसका अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो एक तरीके से इसके अध्यक्ष को आप नहीं चुनते हैं बल्कि आप जिसको चुने हैं वो जाकर के उसको चुनता है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। आप किसको चुनते हैं इसके सदस्य को, पंचायत समिति को आप चुनते हैं, पंचायत समिति को आप चुनते हैं ना, तो पंचायत समिति को आप डायरेक्ट चुनते हैं तो इसका हो गया प्रत्यक्ष हो गया सदस्य का चुनाव। जिला परिषद, जिला लेवल पर, जिला लेवल में भी सदस्य का आप चुनाव करते हैं, तो हम जिसका चुनाव करते हैं वो सदस्य होता है प्रत्यक्ष लेवल पर। जो अध्यक्ष का चुनाव करता है यही सब सदस्य लोग जाकर के इसका चुनाव करता है, तो यह प्रत्यक्ष हो गया। तो समझे 243 के सी में क्या है गांव स्तर पर, ग्रामीण लेवल पर जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सदस्य का चुनाव अध्यक्ष का चुनाव दोनों प्रत्यक्ष होता है, जबकि खंड स्तर पर और जिला स्तर पर सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष और दोनों में अध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। ये सी में है। 243 के डी में आपका आरक्षण की बात किया गया है। क्या बात किया गया है आरक्षण की बात किया गया है डी में। डी में क्या बात किया गया आरक्षण की बात किया गया है। क्या किया गया है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिला का आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। महिलाओं का और SC ST का जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करनी होगी। प्रत्येक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में क्या होता है कि 1/3 सीटें आरक्षित है, लेकिन बिहार एक्सेप्शन है कि बिहार में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, लेकिन मिनिमम 1/3 सीटें ये तो आपको प्रावधान ही किया गया है। राज्य का विधानमंडल आरक्षण के संबंध में प्रावधान तय करता है। इसका प्रावधान कौन तय करेगा तो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल महिला आरक्षण को क्या कर सकती है बढ़ा सकती है, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलता है। नीतीश कुमार क्या किए, नीतीश कुमार आए तो महिलाओं को और ज्यादा क्या किए आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाते हुए पंचायतों में 1/3 से आरक्षण को बढ़ा करके 1/2 कर दिए, मतलब 50% आरक्षण कर दिए। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, राजस्थान, ये सब जगह महिला आरक्षण कितना है 50% है। कितना है 50% है। बिहार में पंचायतों में आरक्षण देख लीजिए, महिला आरक्षण 50%, SC का आरक्षण 16% और ST का आरक्षण कितना है 1% है। 1% है आपका। आगे देख लीजिए पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल ई से होता है, ई से होता है कार्यकाल। ई देखिए ई का लेटर नंबर कितना है 5 है। कैसे याद रखिएगा ABCD ई 5वां पर आता है। 5 साल आता है कार्यकाल 5 वर्ष, 5 पर आता है कार्यकाल 5 वर्ष। आर्टिकल 243 के ई में क्या है पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल ई में। सी में डी में क्या बताया आरक्षण, डी इंपॉर्टेंट है, डी याद रखिएगा आरक्षण, और ई कार्यकाल, ई कार्यकाल।
बी नहीं याद रखिएगा, बी सी चलेगा। ए याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। सी याद रखिएगा, सी में क्या है आपका, सी नहीं, डी याद रखिएगा कि डी में आरक्षण है। और ई याद रखिएगा कि 243 की में कार्यकाल है। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। आप मुखिया जाकर के चुनते हैं तो मुखिया का चुनाव कितने वर्ष पर दोबारा होता है, 5 वर्ष पर होता है। अगर कोई आकस्मिक घटना ना घटी हो, ना किसी तरीके का दिक्कत ना हुआ हो, तो आपका 5 वर्ष का होता है। प्रथम बैठक से, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दिए हुए रहेगा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष होना चाहिए। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 2 परिस्थिति होती है इसमें। अगर समय से पहले भंग हो गया किसी वजह से, सपोज पहला 6 महीने से अधिक का समय, अगर 6 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है तो पंचायत बचे कार्यकाल के लिए गठित होती है, और 6 महीने से कम का समय है तो पंचायत अगले पूर्ण 5 वर्ष तक गठित होती है। अगर 6 महीने से कम का समय है तो पंचायत क्या होगा, अगले पूर्ण 5 वर्ष तक गठित किया जाएगा आपका। 243 के एफ, एक क्या है, योग्यता तय करता है पंचायती राज के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राज्य विधानमंडल सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करेगा, कुछ भी हो वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि में क्या होता है, सदस्यों के निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो वही आपका विधानमंडल करेगा। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो चुनाव लड़ने के लिए, आप 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायती राज का अगर चुनाव लड़ना है तो, और चुनाव देने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चुनाव अगर जाके वोट अगर जाके देना है तो 18 वर्ष, और चुनाव अगर लड़ना है तो 21 वर्ष। चुनाव अगर लड़ना है तो 21 वर्ष आपका, और चुनाव देना है तो 18 वर्ष। आगे देख लीजिए, जी में क्या है, बताए थे कि पंचायती राज में टोटल विषय कितना है, 29 विषय है। 29 विषय के संबंध में कानून का क्रियान्वयन करवाती है। टोटल 29 विषय है जिस पर क्रियान्वयन करवाना किसका काम है, पंचायत का काम है, जी में है। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक से संबंधित योजना को लागू कराती है। अब देखिए जो 29 विषय है उसमें से महत्वपूर्ण विषय हो गया कृषि संबंधी विषय, भूमि विकास, भूमि सुधार, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, जो गांव के आसपास का जो काम होता है, पशुपालन, मत्स्य उद्योग कहाँ होगा, ग्रामीण स्तर पर ही होता है। ग्रामीण आवास, पेयजल की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा प्राथमिक शिक्षा जो है एक पंचायतों का विषय है। प्राथमिक शिक्षा किसका विषय है, पंचायतों का विषय है। पुस्तकालय, बाजार और मेला, महिला एवं बाल विकास, ये सब पंचायत की व्यवस्था है। अब जी के बाद हम लोग देखते हैं 243 का एच। एच में क्या है, कर लगाने का अधिकार। क्या है, कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है पंचायतों को, टैक्स लगाने का भी है कुछ खास चीजों में। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल यह निर्धारित करता है कि पंचायतें क्या कर लगाएगी और कितनी दर से लगाएगी। एक तय कौन करेगा, तो पंचायत का कोई भी चीज हो तय कौन करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। और टैक्स 243 के आई में राज्य का वित्त आयोग, राज्य का अपना वित्त आयोग जो है, राज्य का वित्त आयोग 243 के आई में है। 243 के आई में क्या है, राज्य का वित्त आयोग। एगो वित्त आयोग जो हो गया केंद्र वाला वो नहीं, राज्य का वित्त आयोग 243 के आई। आई से याद रखिएगा इनकम, आई से क्या याद रखिएगा, इनकम। आई से इनकम याद रखिएगा तो वित्त याद रहेगा कि राज्य का वित्त आयोग कितना में, 243 के आई में। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होता है राज्य वित्त आयोग का। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसमें नहीं मार दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग के कार्य अवधि का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य वित्त आयोग का कितना अवधि होगा वो अवधि का निर्धारण कौन करेगा, तो वो राज्य विधान मंडल करेगा आपका। 243 का जे, पंचायतें स्थानीय को ऑडिट करने की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है। ऑडिट करने की भी शक्ति है, इसको ऑडिट करने की भी शक्ति है और ये राज्य विधानमंडल में निहित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य का वित्त आयोग। राज्य के वित्त आयोग के बारे में ही 243 का आई। क्या है, 243 का आई। राज्य की संचित निधि से, जो राज्य का अपना संचित निधि हो जहां पैसा जमा होता है, से स्थानीय स्वशासन को कितना धन दिया जाएगा इसका निर्धारण करता है। राज्य का वित्त आयोग क्या करेगा कि पंचायतों के लिए कितना पैसा एलोकेट होना चाहिए, पंचायतों के लिए कितना पैसा एलोकेट होना चाहिए इसका निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण राज्य का वित्त आयोग करेगा।
राज्य का वित्त आयोग करेगा कि उस पंचायत के लिए कितना पैसा की जरूरत है, आपका संचित निधि से कितना पैसा निकालना चाहिए। इसके लिए राज्य वित्त आयोग पहले अपना रिपोर्ट है, वो अपना रिपोर्ट जो बनाएगा वो राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल इसे फिर राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। उसके बाद पैसा पास हो जाएगा, पैसा एलोकेट हो जाएगा। किसी पंचायत को, जो पंचायतों का काम करने के लिए, नली गली आपका बनाने के लिए पैसों का जरूरत है, तो उसके लिए राज्य के संचित निधि से जो पैसा दिया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा, तो वो राज्य का वित्त आयोग करेगा। राज्य का वित्त आयोग कैसे करेगा, तो राज्य का वित्त आयोग अपना रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल फिर राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। उसके बाद पैसा एलोकेट होगा। अब आर्टिकल 243 का के देख लीजिए। आर्टिकल 243 का के क्या है, राज्य का निर्वाचन आयोग। के राज्य का निर्वाचन आयोग, आयु हो गया वित्त आयोग, के हो गया निर्वाचन आयोग, के हो गया निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग 243 का के। राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य के वित्त आयोग का भी गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन भी राज्यपाल करेगा। राज्य के निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता है जिसे राज्य का निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य का निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जाता है, अतः संसद इसे हटा सकता है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, गठन तो राज्यपाल कर रहा है, गठन कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है, लेकिन हटाने का पावर राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने का पावर किसको है, संसद के पास है। राज्यपाल सिर्फ क्या कर सकता है, उसको बना सकता है, नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है, लेकिन हटाने का पावर निर्वाचन आयुक्त को किसके पास है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को, वो संसद के पास है। नेक्स्ट देख लीजिए, निर्वाचन आयोग का क्या क्या कार्य होगा। तो क्या क्या कार्य होगा, जो चुनाव करवाना काम होगा, राज्य में पंचायतों का निर्वाचन करवाना। जो पंचायत राज्य का निर्वाचन आयोग है, तो ये नहीं समझिएगा कि मुख्यमंत्री का चुनाव करा देगा, राज्यपाल का चुनाव करा देगा, एमएलए एमपी का कराएगा, नहीं। वो राज्य का निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायतों का चुनाव करवाएगा, निर्वाचन की सूची तैयार करेगा, मत पत्र तैयार करेगा, जो वोटर लिस्ट होता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा और निर्वाचन संहिता तैयार करेगा। वो स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायती राज चुनाव के लिए और नगर पालिका चुनाव के लिए। 243 का एल देख लीजिए, संघ शासित क्षेत्रों के लिए निर्वाचन है। यूटी के लिए, यूनियन टेरेटरी के लिए पंचायत 243 के एल में। ध्यान रखिएगा, एम में 243 के एम में 11वीं अनुसूची या 73वां संविधान संशोधन कहां कहां लागू नहीं होगा, ये एम बताता है। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 11वीं अनुसूची, ये कहां कहां लागू नहीं होगा, वो 243 के एम बताता है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्या नहीं है, आरक्षण नहीं है। और उसके अलावा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह क्या है कि 73वां, ये सब जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, वहां का अपना व्यवस्था है। ये सब जगह पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको पता है कि एससी क्षेत्र होता है, एसटी क्षेत्र होता है, वहां ज्यादा आदिवासी जनजाति लोग हैं, तो उसका अपना क्षेत्र होता है, अपना वो व्यवस्था, वहां मतलब पंचायतों के तरह ही व्यवस्था लागू किया गया है, अपना उस तरीके का है। अरुणाचल प्रदेश में एससी का आरक्षण नहीं है, एससी का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आर्टिकल 243 का ओ, पंचायतों के चुनाव का परिसीमन क्षेत्र के आवंटन में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी, हस्तक्षेप इसमें नहीं करती है। आपका पंचायतों के चुनाव के परिसीमन में, पंचायतों के चुनाव के परिसीमन में कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो आपका न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करता है आपका। अब आगे देखिए, ये पेशा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन मतलब विस्तार इन शेड्यूल एरिया। जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल कास्ट एरिया है, वहां पर पंचायतों का एक्सटेंशन। भूरिया कमेटी एक था, कौन सी कमेटी, भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का गठन 1994 में किया गया था, जिसमें पंचायत राज के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए अनुशंसा की गई थी। पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था, भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 1994 में किया गया था, 1996 में किया गया था। बोला गया था कि सबसे ऊंची है ग्राम सभा। 5वीं अनुसूची में आपको पता है क्या है,
5वीं अनुसूची में क्या है, एससी क्षेत्रों का अलग से प्रशासन, एससी एसटी क्षेत्रों का अलग से प्रशासन की चर्चा किया गया है। तो उसका मतलब वही हो गया कि जरूरी नहीं कि वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, उसका अपना प्रशासन होगा, अपना जानेगा कि वो किस तरीके से प्रशासन करेगा, उसको छूट दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां अत्यधिक होती है। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वहां ग्राम सभा नॉर्मल जगह से ज्यादा वहां उसके पास पावर होता है, ग्राम सभा के पास। नियम गिरी आंदोलन में अनुसूचित क्षेत्रों के द्वारा शुरू किया गया था ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में। तो बस ये ध्यान रखिए कि जो एससी क्षेत्र है, ये सब जो एससी क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम सभा का जो है, पंचायती राज व्यवस्था का जो है ताकत और ज्यादा हो जाता है आपका ये सब जगह पर। आगे देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम। अब बिहार पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार के बारे में देख लीजिए कि यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत है, ज्यादातर जगह त्रिस्तरीय पंचायत ही है, ज्यादातर जगह त्रिस्तरीय पंचायत है। बस द्विस्तरीय एक जगह जानिएगा कि द्विस्तरीय व्यवस्था गोवा में है, द्विस्तरीय व्यवस्था कहाँ है, गोवा में है, वो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा। द्विस्तरीय व्यवस्था गोवा में है, ध्यान रखिएगा। और एक स्तरीय व्यवस्था नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर साइड में, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत कम है और उसका अपना प्रशासन है, तो वहां एक स्तरीय है। और ये आपका द्विस्तरीय कहां, गोवा में है। बाकी पूरा इंडिया में आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है आपका। ग्राम पंचायत के 6 अंग होते हैं, ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार के दृष्टिकोण से आप जान लीजिए कि कब 50% आरक्षण की गई। और कौन सा अधिनियम, 2006 का अधिनियम बिहार में। कौन सा अधिनियम, 2006 का अधिनियम आपका है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड जो याद कर लीजिएगा। 243 में क्या आपको बताएं, ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। डी में क्या बताएं, आरक्षण बताएं। ई में आपको क्या बताएं, ई में आपको कार्यकाल बताएं। इसके बाद आई याद रखिएगा, आई क्या है, राज्य का वित्त आयोग है। के क्या है, राज्य का निर्वाचन आयोग है। कम से कम 1 2 3 4 5 तो ये आपको याद रखना है, ये 5 आपको याद रखना है। ये आपका जो है नगर पालिका का है, नगर पालिका का है, नगर पालिका का है। इसको 74वां संविधान संशोधन में कानूनी मान्यता दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी 93 में ही लागू होता है 74वां संविधान संशोधन। इसको भाग 9 के क में और 12वीं अनुसूची में, कैमा 12वीं अनुसूची में रखा जाता है। यहाँ टोटल 18 विषय है, टोटल 18 विषय है। बस इतना ही जानिए। नगर पालिका से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन पंचायती राज से बनता है ज्यादा। तो नगर पालिका में बस इतना याद रखिए, 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी मान्यता मिला। टोटल 18 विषय इसके पास है। अनुसूची 12वीं और भाग 9 के क में रखा गया है आपका, भाग 9 के क में रखा गया है आपका। ठीक है, ये हम लोग का मोटा मोटी आपका समझिए खत्म हो गया। अब 1 लाइनर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो क्वेश्चन जो आप एमसीक्यू नहीं लाए क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद होता आपका, लास्ट टाइम में सटीक पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि पढ़े हुए तो सब कुछ है, रिवीजन करना है आपको। जैसे क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है, तो गांव खंड, खंड क्या किसको कहते हैं, ब्लॉक, गांव खंड जिला स्तर का शासन जो आम आदमी के हाथों तक हो, वही आपका क्या है, वही आपका स्थानीय स्वशासन है। गांव खंड व जिला स्तर का शासन जो आम आदमी के हाथों तक हो। स्थानीय स्वशासन में अंतर्निहित आदर्श क्या है, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था व सहभागिता पूर्ण मूलक लोकतंत्र। वही जो बताएं आपको कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या मतलब, सत्ता मतलब कि निचला स्तर तक हो। ऐसा नहीं हो कि हमको अगर गांव स्तर पर कोई काम पड़ा है तो हमको दिल्ली जाके करवाना पड़े, हमको पटना जाके करवाना पड़े, नहीं। अगर हमारे कोई समस्या गांव की समस्या है तो वो वही उसका कोई सॉल्यूशन करने वाला हो, तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र हो गया, यही हो गया सहभागितापूर्ण लोकतंत्र आपका। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है चोल साम्राज्य व विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था से। बताए थे आपको, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की किस व्यवस्था से, तो आयंगर व्यवस्था से। अधिनियम जिसके द्वारा आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था, कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा हुआ था। गांव में जमींदारों की नियुक्ति। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव बताए थे। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को।
स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो प्रमुख प्रतिपादक थे कौन? महात्मा गांधी। और विरोधी कौन थे? विरोधी थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, जिसके सुझाव पर ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किया गया वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। नामकरण किया गया महात्मा गांधी के नाम पर। स्थानीय स्वशासन के विरोध में किसने कहा था कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा? कौन? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अभी बोले थे हम आपको कि ये बहुत बड़े विरोधी थे स्थानीय स्वशासन के आपके। संविधान में मूल रूप से स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया था। कहां किया गया था? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और आर्टिकल 40 में ही तो दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कहां है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। संविधान संशोधन जिसके द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को कानूनी मान्यता मिला और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को कानूनी मान्यता मिला। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित थे पंचायती राज व्यवस्था से। कब? 1957 त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत के ढांचे की अनुशंसा की थी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आपको वन लाइनर लेकर के आए हैं जो आपको रिवीजन करने में काम करेगा। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। कहां किया गया था? नागौर जिला, राजस्थान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला देश का द्वितीय राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब? 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था आपका। समिति, देखिए हम इतना तेजी चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास एईडीओ के लिए जो लास्ट का 15-20 दिन समय बचा है आपका एईडीओ के लिए स्पेशली है। समिति जिसने पंचायती राज व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल अपनाने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय समिति। और कंफर्म कहते हैं आज के क्लास से आपका 2-3 क्वेश्चन तो एडीओ में आपका छपने वाला है। एमसीक्यू सिर्फ लगा लीजिएगा, कहीं से लगा लीजिएगा, नहीं तो जो हम लास्ट में 2 अप्रैल से आपका 12 अप्रैल तक जो आपको 3500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ला रहे हैं उसमें तो आएगा ही सारा। पंचायत के चुनाव का दलगत आधार पर कराने की अनुशंसा करने वाली समिति थी अशोक मेहता समिति थी 1977। जीवी के राव समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या वही रहेगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। गांव स्तर पर चीजें जो चल रहा था, गांव स्तर को मजबूत बनाना था। समिति जिसके द्वारा जिला स्तर पर जिला आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात कही गई थी, जीवी के राव समिति के द्वारा कहा गया था। क्या बोला गया था? जिला आयुक्त नामक पद सृजित करने के लिए। जिला आयुक्त नामक पद सृजित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीवी के राव समिति। कब? जीवी के राव समिति 1985। अगला क्वेश्चन वही है, जीवी के राव समिति का गठन 1985 में। पूरा चैप्टर को ही वन लाइनर में लेकर के चल आए हैं हम। लक्ष्मी सिंघल समिति एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में। एलएम सिंघवी समिति द्वारा पंचायतों के कुल स्तरों की सिफारिश की गई थी, ग्राम, खंड और जिला त्रिस्तरीय की बात किए थे एलएम सिंघवी समिति भी। समिति जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एलएम सिंघवी समिति। भारत के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इसको, भारत के प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरा बोर्ड पीडीएफ जो लोग चाहते हैं तो बोर्ड पीडीएफ लेने के लिए आप लोग बिहार एग्जामों का एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से क्या करिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। बिहार
बिहार एग्जामो प्लेटफॉर्म को आप लोग प्ले स्टोर से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं आपको यूट्यूब पीडीएफ में आपको हम डाल देंगे, इसको हम यूट्यूब पीडीएफ में डाल देंगे, फ्री में डलाएगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। संविधान का भाग जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, किसमें जोड़ा गया था, भाग 9 में जोड़ा गया था, बताया हुआ है। भाग 9 के अनुच्छेद जिनमें पंचायती राज संबंधी उपबंध है 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक है। अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई, कौन सी संविधान, 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भाग 9 243 से 243 ओ। पंचायतों के लिए विषयों की सूची जिनकी व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में की गई, कितना विषय, 29 विषय। तो एक एक फैक्ट को वन लाइनर में डाल दिया गया है। अनुच्छेद जिसके तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ये आपका किस में किए गए, 243 के 6 में किए गए हैं। 29 विषय आपका किए गए हैं, 29 विषय किए गए हैं, मतलब 243 के जी में किए गए हैं, 243 के जी में। हिंदी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जी हम लिख दिए। 243 के खास संबंधित है स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं के गठन से, स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं के गठन से 243 का भी संबंधित है। अनुच्छेद जिसमें ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य का वर्णन किया गया है, तो शक्तियां और कार्य का वर्णन क्या किस में किया गया है, 243 के क्या में किया गया है। क्या बोला गया कि राज्य विधानमंडल शक्ति तय करेगा, कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल। ग्राम सभा निकाय है राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित गांव और गांवों का समूह, कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, जिसको वन लाइनर बनाया गया है। ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले सदस्य हैं यहाँ की मतदाता सूची में शामिल सभी सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य सभी मतदाता सूची में जो सदस्य होता है सबके सब होता है। राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए राज्य की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, कितना, 20 लाख होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होने पर पंचायत व्यवस्था लागू की जाती है, 2 स्तरीय की जाती है। क्या की जाती है, 2 स्तरीय की जाती है, और गोवा एक्सेप्शन में है, गोवा जो है वो एक्सेप्शन है। ग्राम स्तर की स्वशासन इकाई कहलाती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है क्या, मुखिया या प्रधान होता है, और कहीं कहीं सरपंच भी बोला जाता है, हालांकि सरपंच बोला जाता है एक अलग न्याय पंचायत होता है उसका। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 2 वर्ष बाद। ये नया क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, सरपंच के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अगर मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने के लिए तो बस इतना याद कर लीजिए, एडीओ में यहां से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। अब आप सोच लीजिए, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए प्रक्रिया के निर्धारण करता है राज्य विधान मंडल करता है। कौन करता है निर्धारण, राज्य विधान मंडल निर्धारण करता है। खंड या ब्लॉक स्तर की पंचायत संरचना कहलाती है क्षेत्र पंचायत। क्या कहलाती है, क्षेत्र पंचायत कहलाती है आपका, या पंचायत समिति कहेंगे। खंड या ब्लॉक स्तर की पंचायत का मुख्य अधिकारी कौन होता है, मुख्य अधिकारी होता है प्रमुख होता है, और जिसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर। जिला स्तरीय पंचायत संरचना कहलाती है जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। जिला पंचायत के चेयरमैन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, ये सब बता चुके हैं। अनुच्छेद जिसमें पंचायतों की संरचना से संबंधित विस्तृत प्रावधान किया गया है वो कहां है, 243 के सी में। संरचना किसमें दिया हुआ है, बताए थे ना, संरचना 243 के सी, 243 के सी आरक्षण, 243 के डी कार्यकाल, 243 का ई। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या तथा निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात पूरे राज्य में होता है यथासंभव समान। ग्राम स्तरीय पंचायतों के चुनावों के नीति निर्धारण की शक्ति होती है राज्य विधानमंडल के पास होती है। किसके पास होती है, तो राज्य विधानमंडल के पास होती है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों की जिला स्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व दे सकता है, कौन दे सकता है, राज्य विधानमंडल। ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं
वयस्क मताधिकार के आधार पर, और ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ये सब जानते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। ग्राम पंचायत चुनाव के कार्यों का निर्धारण, 1 मिनट, कार्यों का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास होता है? तो राज्य विधानमंडल के पास ही होता है, सारा शक्ति बताए ही है। गांवों में राजकीय नलकूप, हैंडपंपों की मरम्मत व रख रखाव कहां? ग्राम पंचायत के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद जिसमें पंचायतों का आरक्षण, आरक्षण की बात है, क्या हो जाएगा? डी फॉर आरक्षण। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम आरक्षित 1/3 है, न्यूनतम 1/3 है, लेकिन किसी किसी स्टेट में आपका 50% किया गया, जैसे बिहार भी शामिल है। पंचायत क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में वृद्धि कर सकता है राज्य विधानमंडल, कर सकता है। बिहार का राज्य विधानमंडल किया ही है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित कितना होना चाहिए? अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में उसी वर्ग की महिलाओं के लिए पद आरक्षित होते हैं, 1/3 होती है। वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है 50%। कहां कहां 50% प्राप्त है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है 243 का आई। जितना पढ़ाए हैं पूरा वन लाइनर फैक्ट में आपको दे दिए, एक तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं आपको हम। अवधि जिसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष के लिए क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना आपका। संविधान का अनुच्छेद जिसमें पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 243 के जे में किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग 243 का के, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के पंचायतों का चुनाव देखता है। वो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटा कौन सकता है? संसद के द्वारा हट सकता है, महाभियोग लग करके हट सकता है। राज्यपाल के पास पावर नहीं है आपका। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण करने का अधिकार भी होता है किसके पास? राज्यपाल के पास, लेकिन हटाया जा सकता है संसद के द्वारा है। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करेगा आपका। संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत न्यायालय के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखा गया है वो क्या है? 243 के न है। क्या है? 243 के आपका न है, इसके हस्तक्षेप से दूर रखा गया। ग्राम पंचायतों व जिला परिषद के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है कौन? तो क्षेत्र पंचायत जिसको कहते हैं, खंड पंचायत या फिर पंचायत समिति जिसको कहते हैं हम लोग। क्षेत्र पंचायत या खंड पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही होता है। और क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका। कितना कार्यकाल होता है आपका? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा निकाय क्या है? इसको ध्यान रखिए, जिला पंचायत। सबसे बड़ी कौन है? जिला पंचायत है आपका। और जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है क्रमशः 50 और 75 हो सकती है। नया है ये, हम नहीं बताए थे। 50 और 75 हो सकती है। जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित होती है सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से, और जो अध्यक्ष होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव से होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव से होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष पद्धति से। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पंचायत के प्रमुख कार्य वही सारा कृषि संबंधी कार्य होगा, ग्राम नियोजन होगा, जन स्वास्थ्य होगा, शिक्षा व्यवस्था कार्य होगा, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का वितरण होगा। राज्यों की संख्या जो वर्तमान में एससी क्षेत्र धारक तथा जिनके अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज लागू है, कितना राज्यों की संख्या है? 10 है। वर्तमान में एससी क्षेत्र धारक राज्यों में शामिल 10वां राज्य कौन है? तेलंगाना है। कौन है 10वां राज्य? तेलंगाना आपका है। पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया कब? 1996 में। कब? 1996 में आया। कौन सी कमेटी? भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। भूरिया समिति 1993 संबंधित है तो किसके लिए? तो अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के अध्ययन से। 1994 में आपका पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना और जिनका राज्य उल्लंघन ना कर सके।
आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है कब? तो 1687 से 88 में मानी जाती है। आपका मद्रास नगर निगम की स्थापना हुआ था सबसे पहले नगर निगम अगर पूछेगा तो कहाँ? मद्रास में स्थापना हुआ था आपका। तो ये आपका जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम आपको करवा दिए पंचायती राज से संबंधित। एमसीक्यू जब हम करवाएंगे आपको तो वो एमसीक्यू आप 2 अप्रैल के बाद ये चीज होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको मिला जुला कर मोटा मोटी आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं और ये पूरा बोर्ड पीडीएफ हम आपको डाल देंगे, जाकर के आप बिहार एग्जामों का जो प्लेटफॉर्म का जो आपको ऐप है उस ऐप को आप क्या करिए, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, वहां एक यूट्यूब पीडीएफ का सेक्शन होगा, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं सेकेंड टॉपिक में। थैंक यू सो मच।